क्या साउथ कोरिया की KF-21 एयरक्राफ्ट और भारत की MK लगभग एक जैसे होने वाले हैं, या फिर इन दोनों में कौन सा एयरक्राफ्ट बेहतर एयरक्राफ्ट होने वाला है? इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपनी माउंटेन स्ट्राइक कोर में लगभग 10,000 नए जवानों को शामिल करने का फैसला किया गया है। और अंत में क्या गगनयान मिशन में अब 3 की जगह में बस 2 ही एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने का फैसला किया गया है? वैसे आज हम सिर्फ 3 ही अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट साउथ कोरिया की KF-21 एयरक्राफ्ट को लेके है। पिछले 1 या 2 दिनों से इसको लेके काफी सारे खबर सामने आ रही है, जब से साउथ कोरिया की तरफ से इसको ऑफिशियली रिवील किया गया था। अब तब से इसको लेके लोगों के मन में काफी सारी क्यूरियोसिटी है और कुछ लोग इसको भारत की MK प्रोजेक्ट के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। और वैसे भी काफी हद तक ये सिमिलर दिखते हैं, तो इस वजह से कंपेयर करना भी जायज है। लेकिन इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस भी है। हालांकि जो ओवरऑल डिजाइन है वो काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन इनकी स्पेसिफिकेशन और कैपेबिलिटीज एक दूसरे से काफी अलग है। हम यहाँ पर डिटेल कंपैरिजन तो नहीं करने वाले, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस के बारे में बात जरूर करने वाले हैं, जो कि इन दोनों को एक दूसरे से काफी अलग करने वाली है। सबसे पहली बात तो यह है कि MK एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है, जबकि साउथ कोरिया की KF-21 एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। हालांकि इन दोनों की इनिशियल डिजाइन में लगभग सेम जनरल इलेक्ट्रिक की 414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और ये लगभग 25 टन क्लास के एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। पर KF-21 एक 4.5 जनरेशन है, उससे थोड़ा बेहतर एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी कारण ये है कि इसमें इंटरनल वेपन बे मौजूद नहीं है, यानी कि इंटरनली कोई भी वेपन को स्टोर नहीं कर सकता है। और जितने भी वेपन इसको कैरी करना पड़ेगा वो सभी के सभी इसको अपने एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट में कैरी करना पड़ेगा, और इस चीज की वजह से इसके रडार क्रॉस सेक्शन पर असर पड़ने वाला है। बाकी ओवरऑल डिजाइन स्टिल डिजाइन है, तो आगे चल के इसमें वो इंटरनल वेपन बे को भी ऐड करने वाले हैं, जो कि प्रोबेबली इसकी Mark 2 वेरिएंट होने वाली है। जबकि MK में शुरू से इंटरनल वेपन बे मौजूद रहने वाला, और MK की जो Mark 1 वेरिएंट होने वाला है वो भी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है, जबकि इसकी Mark 2 वेरिएंट 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। इसके अलावा MK की अनमेन्ड वेरिएंट्स को भी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जबकि KF-21 के बारे में ऐसी कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। इसके अलावा KF-21 की Mark 1 वर्जन मेनली एक एयर टू एयर रोल के लिए डिजाइन किया गया है और लगभग 2030 तक ये एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी को मिस करने वाली है, जिसके बाद इसमें एक नई एयर टू ग्राउंड मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसको अभी डेवलप किया जा रहा है। यानी कि अभी के किसी भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले KF-21 बेहतर जरूर होने वाला है, और इसकी रडार क्रॉस सेक्शन या हिट सिग्नेचर इनके मुकाबले कम तो जरूर रहने वाला है, लेकिन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से ये थोड़ा पीछे रहने वाला है। इसके अलावा इसकी डिजाइन में भी आपको कुछ अंतर देखने को मिलने वाला है, जैसे कि MK की जो एयर इंटेक्स है वो अभी सामने की तरफ थोड़े से झुके हुए हैं, और इस तरीके के डिजाइन को F-35 के डिजाइन से डिराइव किया गया है। साथ ही MK का जो 3D बम्प है वो भी KF-21 के मुकाबले थोड़ा अलग है। वैसे नॉर्मली आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड देखेंगे तो आप इसको क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो KF-21 मुझे F-35 से ज्यादा F-22 की फ्रंटल डिजाइन के साथ ज्यादा सिमिलर लग रहा है। अगला अपडेट इंडिया और चाइना को लेके है। आप सभी को पता होगा कि अभी भारत और चाइना के बीच हाल ही में ही अब तक का सबसे बड़ा बॉर्डर फेस ऑफ हुआ था, जिसके बाद से भारत चाइना स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट के बारे में सोचने लगा है। इसी बीच कल भारत और चाइना के बीच 11th राउंड की बॉर्डर मीटिंग को भी अरेंज किया गया था, जो कि आज लगभग 13 घंटे तक चला था। इसके बाद अब ये खबर सुनने को मिल रहा है कि भारत की तरफ से भी लद्दाख सेक्टर में अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए नए रिक्रूटमेंट को करने का फैसला किया गया है। इसमें सबसे पहले तो हमारी माउंटेन स्ट्राइक कोर में लगभग 10,000 नए सोल्जर्स को शामिल किया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि हमारे पास अभी एक ही माउंटेन स्ट्राइक डिवीजन मौजूद है, जिसको कि स्पेशली भारत और चाइना की बॉर्डर में डिप्लॉय करने के लिए तैयार किया गया था, और इन सभी को मेनली इंडो तिब्बतियन बॉर्डर में ऑफेंसिव ऑपरेशन को करने के लिए तैयार किया जा रहा था। अब एक नई डिवीजन को तैयार करने का फैसला किया गया, जिसे वेस्ट बंगाल की पनागढ़ में तैनात किया जाएगा। वैसे माउंटेन स्ट्राइक कोर को लगभग 20 साल पहले ही शुरू करने का फैसला किया गया था, लेकिन शुरू से ही इनको बेहतर बनाने को लेकर ज्यादा फोकस नहीं किया गया था, और यहाँ तक कि बीच में इसे कैंसिल करने का भी प्रस्ताव दिया जा रहा था। लेकिन अभी चाइना के साथ हुई फेसअप के बाद माउंटेन स्ट्राइक डिवीजन को बेहतर से बेहतर फायर पावर देने और बेहतर मैन पावर के साथ तैयार करना शुरू कर दिया गया है, ताकि फ्यूचर में चाइना की तरफ से किए जाने वाले किसी भी एग्रेशन को इफेक्टिवली काउंटर किया जा सके। और अभी इनको मल्टीपल फ्रंट में भी एक ही बार में डिप्लॉय करने की तैयारी किया जा रहा है, और इस वजह से एक ही वक्त में डुअल टास्क फॉर्मेशन में काम कर सकते हैं। अगला अपडेट गगनयान मिशन को लेके है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गगनयान मिशन में अभी कुछ खास चेंजेस किए जा रहे हैं। अब तक आपको पता होगा कि भारत की तरफ से गगनयान मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की तैयारी किया जा रहा था, लेकिन अभी इसरो की तरफ से गगनयान मिशन की क्रू मॉडल में कुछ चेंजेस करने के बारे में बात सामने आई है, जिसमें अभी सिर्फ 2 ही लोगों के लिए जगह दिखाई पड़ रही है। हालांकि अभी तक इसरो की तरफ से ऑफिशियली ये बात बताया नहीं गया कि वो गगनयान मिशन की क्रू मॉडल की डिजाइन को बदल क्यों रहे हैं, या फिर इसमें बस 2 ही एस्ट्रोनॉट को भेजने की तैयारी किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। इसरो सबसे पहले इसी साल की दिसंबर तक ही अपनी पहली अनमैन्ड मिशन को लॉन्च करने वाला था, लेकिन अभी चाइनीज रायते की वजह से डिले हो गया है और अभी इसरो की तरफ से 2023 तक ही अपनी ह्यूमन स्पेस मिशन को लॉन्च करने का फैसला किया गया है। अब अभी किस वजह से इसरो क्रू मॉडल में बस 2 ही एस्ट्रोनॉट के लिए जगह को बना रही है, समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है इसरो की तरफ से प्रिलिमिनरी डिजाइन की रिव्यू करते दौरान कुछ चेंजेस करने का फैसला किया गया है। और ये बात अभी इसरो की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मिलने के बाद ही क्लियर होने वाली है कि किस वजह से यहाँ पर 3 की जगह में बस 2 ही एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा इसरो की तरफ से भी एक रीयूजेबल स्पेसशिप को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है और अगले साल तक इसरो अपनी पहली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को टेस्ट भी करने वाला है। सबसे पहले तो इसकी एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को लगभग 2016 में टेस्ट किया गया था और अभी हेलीकॉप्टर की मदद से इस व्हीकल को लगभग 4 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर छोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद ये ग्लाइड करके अपने प्री डिफाइंड रनवे में लैंड करने वाला है। नॉर्मली एक एयरक्राफ्ट की तरह ही लैंड करने वाला है। इसके लिए अभी एक 1:8 का स्केल मॉडल को तैयार किया गया है, जिसे अभी टेस्ट किया जाएगा और अभी इसके लिए लैंडिंग गियर्स, पैराचूट सिस्टम और बाकी सभी सब सिस्टम को भी तैयार किया जा रहा है और इसे ऑफिशियली 2022 में ऑर्बिट में भी भेजने की तैयारी किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।